बच्चों आज जो है हम बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ कह सकते हैं, और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में हम लोग डिटेल जो है जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। सो इन्फेक्शियस डिजीज़ इज ऑल्सो नोन एज अ कम्युनिकेबल डिजीज़. Why it is called a communicable? Because it could be get to transmitted from an infected person to a healthy person. Means this type of disease that will be spreaded from person to person. So that's why the reason I tell you कि ये इस तरीके की बीमारी क्या हो रही है कि जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है उससे कहाँ जा रहा है, तो हेल्दी पर्सन में चला जा रहा है। तो ये क्या कोई ना कोई मीडियम होगा ना, तो ये पैसेज या यूँ कह लो कि मीडियम के थ्रू जो है ये कम्युनिकेट होता है। तो वो मीडियम क्या हो सकता है? तो मीडियम में आपका हो सकता है एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है, वेक्टर हो सकता है, फिजिकल कांटेक्ट और सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है तो हम बात जो कर रहे थे थ्रू एयर, तो एयर पोल्यूशन के केस में बहुत सारे जो है डिजीज जो है स्प्रेड होते हैं, है ना। और एयर के थ्रू बहुत सारे ऐसे भी डिजीज होते हैं जो स्प्रेड होते हैं और कम्युनिकेट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के केस में आई पाइल्स की बात कर लें हम, फॉर एग्जाम्पल के केस में हम कॉमन कोल्ड की बात कर लें। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ों का मैं नाम ले रहा हूँ, आई पाइल्स जैसे आँख में जो बिलनी होती है बेटे, तो अक्सर क्या होता है किसी को बिलनी हो जाती है, हम बहुत ध्यान से देखने लगते हैं कि अच्छा बिलनी है कि कुछ और है। तो जब हम कंसंट्रेट करके उसकी आंखों में देखते हैं तो वो जो है थ्रू एयर जो है हमारी आंखों में भी पहुंच जाता है और फिर हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया तो ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कॉमन कोल्ड। जैसे अगर किसी पर्सन को सर्दी जुकाम है, तो अगर वो आपके सामने स्नेजिंग कर रहा है, छींक रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि आपको भी ट्रांसमिट कर दे रहा है। तो किसके थ्रू ये कम्युनिकेट हुआ? तो थ्रू एयर हो गया। बर्न डिजीज में क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो थ्रू वाटर के क्या करती हैं, एक्सटेंड करती हैं, फैलती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर लें आपको हाउस फ्लाई हैं, मॉस्किटो हैं, ये डर्ट वाटर में क्या करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं और वहाँ से फिर ये डेवलप होते हैं, और डेवलप होने के बाद फिर हमको ये डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं। जैसे डेंगू हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है, और आपको स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, सो मेनी थिंग्स, है ना। तो बहुत सारी बीमारियां जो है वाटर के कंटामिनेशन से होते हैं और कम्युनिकेट भी होते हैं थ्रू एज अ वेक्टर। नेक्स्ट, फूड की बात करें तो फूड कंटामिनेशन भी होता है बेटे, जिसमें कम्युनिकेट होते हैं। जैसे कि कोई फूड ऐसा है, एक्सपॉयल फूड आपने खा लिया और उससे क्या हो गया, आपको बीमारी हो गई। ठीक है, तो वो लेकिन फूड कैसे खराब हुआ, तो थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म और थ्रू मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स कि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक ये रह गया, है ना, विदाउट कुक्ड, जैसे आपने बना लिया, रोटी बना लिया और उसको 6 से 8 घंटे के अंदर नहीं कंज्यूम कर पाए, तो आप क्या करते हो, जनरली 12, 13 या 15 घंटे बाद भी कुछ लोग उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फंगस लग गए हैं, बैक्टीरिया लग गया, देन दे विल बी ऑल्सो क्रिएट द प्रॉब्लम टू योर बॉडी। ठीक है, तो ये फूड का सेटअप हो गया। नेक्स्ट है आपका वेक्टर। तो वेक्टर में बेटे जनरली हम लेते हैं कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट्स हो चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट्स हो। स्पेशली हम बात करते हैं वेक्टर के केस में, जैसे इंसेक्ट हो गया, मॉस्किटो हो गया। अब जैसे इसका एग्जांपल आप ऐसे समझो कि कोई डेंगू, किसी पर्सन को डेंगू हुआ है, तो डेंगू उसको कैसे हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है। या तो डेंगू का जो मतलब मॉस्किटो था, लाइक एडीज मच्छर ने डायरेक्टली उसको काट लिया, तब तो उसको डेंगू हो गया। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, पहले से उसको डेंगू हुआ है और उसको क्या किया, कोई नॉर्मल मच्छर काटा और काटने के बाद किसी नॉर्मल पर्सन को उस मच्छर ने काट लिया, तो उस नॉर्मल पर्सन को भी डेंगू हो जाएगा। तो वहां पे जो इंसेक्ट था, वहां पे जो मॉस्किटो था, वो किसका काम किया, वो वेक्टर का काम किया। एंड फिजिकल कांटेक्ट मतलब शेकिंग हैंड, है ना, और हक करना जो हम लोग करते हैं अक्सर, इससे क्या होता है, दैट इज नोन एज अ फिजिकल कांटेक्ट। इसके थ्रू भी बहुत सारे डिजीज जो है ट्रांसमिट होते हैं। मेनली
फंगल डिजीजेस, है ना, जैसे इचिंग हो गया, रैशेस हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती हैं। एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में बेटे आपको मिलेगा 2-3 बीमारियां हैं जो कि अच्छी खासी हैं। नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, और दूसरा एक और है जिसका नाम है सिम्फाइलिस, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका इन्फेक्शन डिजीज, जिसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं नॉन इन्फेक्शन डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें क्या होता है बेटे, तो इसमें ये होता है कि जो डिजीज होती है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है। तो इस तरीके की डिजीज में और कम्युनिकेबल डिजीज में डिफरेंस क्या है, तो दोनों के एग्जांपल्स को बड़े ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखने से समझ में यही आ रहा है कि यार जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो जनरली जो है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे बेरी बेरी विटामिन बी, रिकेट्स, तो रिकेट्स के केस में विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, डायबिटीज मतलब शुगर का पेशेंट है, ठीक है, कैंसर हो गया, कोई इनडिस्क्रिमिनेट अमाउंट ऑफ टिश्यू या सेल्स जब ग्रोथ कर जाते हैं देन दे विल बी क्रिएट द कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर एंड वन मोर थिंग लो ब्लड प्रेशर, ये दोनों चीजें हैं। अब ये दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है, हाइपरटेंशन है आपको, ठीक है, ये बीपी बढ़ने के पीछे ऐसा नहीं कि किसी भी एक बंदे का बीपी बढ़ाया, वो शेक हैंड कर लिया तो दूसरे का बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो मीन्स कि ये कहाँ से आ रहा है, तो इसमें हो सकता है कोई आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, सॉल्ट इम्बैलेंस हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से इट मीन्स कि all the disease that will be showing in there like beriberi, rickets, scurvy and so on things, these are non-communicate to an affected person to a healthy person, so that's why the reason it is called a non-communicable disease, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। आई थिंक आपको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में पूरी प्रॉब्लम कोई भी शॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, पूरी प्रॉब्लम क्लियर होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू पीपल हैव टू कमेंट ऑन इट, ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं बेटे, तो कॉजेज ऑफ डिजीज। अब कॉजेज ऑफ डिजीज में बात करें तो बहुत वैरायटी है, बहुत तरीके से डिजीज हो सकता है किसी भी पर्सन को। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई बहुत सारे पैथोजेंस आपको बताया था मैंने, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं। तो जो पैथोजेंस होते हैं वो पैथोजेंस क्या कर रहे हैं, वो पैथोजेंस ही डिजीज कॉज करते हैं। कौन कौन से हैं वो, लाइक वायरस, लाइक बैक्टीरिया, लाइक फंगी, लाइक प्रोटोजोवंस या वॉर्म्स। तो वॉर्म्स के केस में बात करते हैं हम लोग, इंसेक्ट की बात करते हैं, कीड़े, है ना। लेकिन क्या अब एक क्वेश्चन ये कि सर ये भी तो कुछ कहलाते होंगे ना, तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोवंस, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन वॉर्म्स किस में इंक्लूड होगा, ये आपका मैक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होगा। किस में इंक्लूड होगा, तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होगा, ठीक है। क्यों, रीजन, बिकॉज वॉर्म्स वी हैव टू सी विद द नेकेड आई एंड दीज all these like virus, bacteria, fungi and protozoa we could not be see with the naked eye. So that is very simple concept. If anything we cannot be see with the naked eye, then we have to say that that is microorganism, and if the organism that we have to see with the naked eye, then we have to say that macroorganism. So worms are included into macroorganism and other are microorganisms. So these are what, these are the pathogens. Why we have to say that pathogens, बिकॉज दे विल बी कॉज द डिजीजेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, पुअर हेल्थ एंड अंडर न्यूरिशमेंट। पुअर हेल्थ होने के पीछे बहुत लॉजिक है। जैसे बहुत सारे बच्चे, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, ऐसी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो सेकंड केस में आज ये बात करते हैं। तो बेटे इसमें क्या दिख रहा है, पुअर हेल्थ एंड अंडर न्यूरिशमेंट। पुअर हेल्थ का मतलब कि अगर कोई पर्सन है, जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे या छोटे क्या बड़े भी बच्चे, आप जैसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, वो क्या करते हैं, ये नहीं खाएंगे मम्मी, वो नहीं खाएंगे, करेला नहीं खाएंगे, कोई कहेगा मैं भिंडी नहीं खाता हूँ, कोई कहेगा मैं आलू नहीं खाता हूँ। अभी क्या होगा ना, इससे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ही वो चीज़ आपके सामने आएंगी ना, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे आपने उस फूड को देखा जो आपको पसंद नहीं है, तो आपके अंदर डाइजेशन की कैपेसिटी ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि देखो पूरी बॉडी ऑपरेट होती है आपके ब्रेन से,
और ब्रेन के अंदर सर्कुलेट होता है एक हार्मोन जिसका नाम है, मतलब ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि पूरी चीज़ों को बैलेंस करता है। ठीक है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी एक्टिविटी हमारे बॉडी में होती है ना, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव के पीछे लॉजिक यही होता है, जैसे आपने एक मूवी देखा होगा 3 इडियट, तो उसमें क्या बोलता है कि यार ऑल इज वेल बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? इससे क्या होता है, मन ऑटोमेटिक मान लेता है कि सब कुछ सही है। तो बी पॉजिटिव, ऑल इज वेल, ये सारे थीम्स जो होते हैं बस इसीलिए होते हैं क्योंकि आपके ब्रेन में ना जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो थोड़ा सा वाकई में बेवकूफ टाइप का होता है ना। जैसे बहुत लोग छोटे होते हैं हाइट में, तो उनको बोलते हैं छोटू, अभी उसको बुरा लग रहा है। लेकिन जिस दिन से वो क्या होगा, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इग्नोर करने लगेगा, यार छोड़ो, छोटू छोटू कहते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक नहीं कर रहा था इग्नोर, तब तक उसको बहुत इरिटेशन होता है, यार हमको छोटू छोटू क्यों कहते हैं। लेकिन जब उसने उसके ऊपर, उस वर्ड के ऊपर फोकस करना छोड़ दिया, इट मीन्स उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारे ब्रेन को आप मैसेज, मीन्स अपने ब्रेन को जो आप मैसेज दोगे, वो मैसेज कंटिन्यू रन करेगा। ठीक है, आ जाओ टॉपिक पे। तो पुअर हेल्थ क्या कह रहा है? पुअर हेल्थ का मतलब है कि जो भी चीजें हमारे मन में नहीं है, हम नहीं खा पा रहे हैं या नहीं खाना चाह रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिडक्शन स्टेज में आ जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, उसकी हेल्थ प्रॉपर नहीं रहेगी। एंड अंडर न्यूरिशमेंट मीन्स अगर हमने जो डाइट लिया उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है प्रॉपर अमाउंट में। जैसे ये आज के डेट में तो मैं उनकी बात कर पाऊंगा, इसमें लूंगा जो गरीब तबके के लोग हैं। आप जैसे बच्चे तो बहुत वेल मेंटेन हो, ठीक है, मीन्स आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है, वो आपकी शरारत है, ठीक है, जिसके कारण आपके पास पुअर हेल्थ है। लेकिन उसमें अंडर न्यूरिशमेंट में वो बच्चे आ पाएंगे जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, फूड नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम्स आती है ना। जैसे अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे इस तरीके की सीन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जहाँ पे बहुत सारे, कुछ तो ऐसे गांव हैं, विलेज हैं, जहाँ पे किसी ने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग जब पैदा होते हैं तभी अंधे हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ की मिट्टी में ही कुछ ऐसा सीन है, या बहुत सारे लोगों के जो बॉडी स्ट्रक्चर हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अंडर न्यूरिशमेंट की जो प्रोसेस है वो ऐसे लोगों पे लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट केस की बात करते हैं, माल फंक्शनिंग। ठीक है, तो माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स हो सकता है भाई कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए हमारे बॉडी पार्ट्स में जो प्रॉपर तरीके से रन ना कर पाए। समझ रहे हो बात को? इट मीन्स प्रॉपर तरीके से रन ना कर पाए, कोई ना कोई प्रॉब्लम, डिसऑर्डर आ जाए हमारे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, मे बी एट रैंडम और मे बी फ्रॉम प्रीवियस इशू। ठीक है, तो वो मॉल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई, उसके कारण भी आपको डिजीज कॉज हो सकती है ना। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, आज के डेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो अभी इस समय जो है सबसे बड़ा, अगर पोल्यूशन मेरे को जो लगता है वो है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया एक सबसे बड़ा पोल्यूशन है आज के डेट में। ठीक है, क्योंकि बच्चा हमेशा मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इन्हीं सब चीज़ों में बिजी है। तो ये एक तरीके से एक लिमिट से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो और जिससे आपको एक टाइम के बाद ना इरिटेशन शुरू हो रहा है, इरिटेशन शुरू हो रहा है, ठीक है, तो अभी क्या हो गया, वो आपके लिए पोल्यूशन ही है। अभी ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, आप लगातार बैठे हो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ठीक है, तो अभी क्या है, वो ये आपके लिए इरिटेशन ही है, अगर वाकई में पढ़ने वाला बच्चा है तो। वरना जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं वो 4 घंटे 5 घंटे गेम खेल रहे हैं मोबाइल पे। खेलने के बाद, खेलते वक्त तो देखो मज़ा आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खेलने के बाद उनका जरा चेहरा देखो, जैसे लगेगा कि बॉयल एग की तरह, अंडे की तरह हो जाता है, उनको नींद आ रही है, सारी चीज़ें हैं, है ना, चश्मे लग जाते हैं बड़े बड़े। ठीक है, कम एज में बाल पकना, झड़ना, सारा चीज़ शुरू हो रहा है। तो ये क्या है ना, एक समझ लो कि मल्टीमीडिया जो है पोल्यूशन है। तो ये एक नया इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के तौर पे देखा जाएगा आने वाले समय में। इसके सिवाय भी वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन और बहुत सारे पोल्यूशन है जो आपको क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं बेटे।
तो ये हो गया इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इसके बाद आ जाओ जेनेटिकल डिसऑर्डर। बेटा जेनेटिकल डिसऑर्डर का मतलब ये होगा कि जो हमारे पेरेंट्स से, क्योंकि जेनेटिक्स वर्ड का मतलब ही होता है कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का मतलब कि दोज कैरेक्टर दैट विल बी कम फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब न्यू इंडिविजुअल मतलब नई जनरेशन जो आ रही ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं जो अपने पूर्वजों से ही बीमारी लेकर के आते हैं, ठीक है, तो उसको ही हम जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम देते हैं। जिसमें एक डिजीज का नाम मैं बता रहा हूं आपको, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के केस में क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। इससे क्या होता है कि जो पेशेंट होता है बेटे, वो उसकी मैक्सिमम एज जो होगी वो 18 साल होगी, क्योंकि कभी ना कभी तो उसको चोट लगेगा और ब्लड फ्लो होगा ही, और ब्लड फ्लो होगा तो ब्लड रुकेगा नहीं, और ब्लड नहीं रुकेगा देन आफ्टर दैट दे विल बी गेट टू डाई, ठीक है, क्योंकि उसकी क्लॉटिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और ये बीमारी उस बच्चे को, उस पर्सन को अपने पूर्वज मीन्स अपने पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की, ठीक है बेटे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में देखते हैं और उसके डेफिनेशन के बारे में भी एक शॉर्टकट हिस्ट्री देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि डिजीज विच इज स्प्रेडेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन through a medium like air, water, food, vector, physical contact or sexual contact. So this type of a disease is known as infectious or communicable disease. Example, common cold, chicken pox, measles, typhoid, cholera, tuberculosis, malaria, AIDS, etc. नेक्स्ट पार्ट में आते हैं बेटे, जो हमने आपको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का डेफिनेशन दिया था और उसके एग्जांपल्स। सो डिजीज विच आर नॉट स्प्रेडेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। एग्जाम्पल के केस में हम ले सकते हैं बेरी बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज, कैंसर एंड हाई बीपी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज की। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं बेटे, वो इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू ही स्प्रेड करेगा। तो कुछ डिजीज और कुछ एजेंट के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कौन से एजेंट कौन कौन से डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में डिस्कस करना। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं, जनरली दो तरीके के होते हैं, बताया आपको कौन कौन से, मैक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके जो इन्फेक्शियस एजेंट हो जाएंगे वो वॉर्म्स हो जाएंगे, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा वो हो जाएगा वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोअन्स, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। तो वायरस क्या है, तो एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि क्या क्या कॉज कर सकता है डिजीज, बड़े ध्यान से सुनो। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मेसल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, एक्सेट्रा। सेकेंड है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या क्या डिजीज कॉज करेगा, तो कॉलरा है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, टिटनेस है, एंथ्रेक्स है, और फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा है। फंगी की बात करें तो ये बेटे स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है। प्रोटोजोअन्स की बात करें, प्रोटोजोअन्स में कौन कौन आएंगे, जैसे अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, यूग्लिना आ गया। क्योंकि प्रोटोजोअन्स वर्ड सुनते ही कुछ नया लगता है, इसलिए मैंने डिस्कस किया, ठीक है। और भी प्रोटोजोअन्स में अगर बड़े बड़े की बात करेंगे तो आपके मॉस्किटोज भी इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि एज अ वेक्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका डिजीज है मलेरिया है, काला जार है, एम्बियोटिक डिसेंट्री है, स्लीपिंग सिकनेस है, एंड लास्ट वन वॉर्म्स है। तो वॉर्म्स के केस की बात करें तो बेटे ये मेनली जो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और एलिफेंटाइटिस, जिसका मैंने आपको एलिफेंटाइटिस का पिक्चर भी दिखाया था, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली स्लाइड में, पिछले हमारे वीडियो में जा करके देख सकते हो इन डिटेल, ठीक है। तो वॉर्म्स जनरली जो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और एलिफेंटाइटिस क्रिएट करते हैं। कुछ वॉर्म्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पे भी विजिबल करूंगा, आप लोग उसको ध्यान से देखो और उसके स्ट्रक्चर को समझो, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि किस तरीके के वायरस के स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरीके से बैक्टीरिया होता है, फंगी होते हैं, प्रोटोजोअन्स होते हैं और वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। बट बिफोर दिस कुछ पॉइंट्स हम लोग जरा से यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है।
जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं बेटे हम डिफिशियंसी की। तो डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, ठीक है। सो कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, हो सकता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए या हार्मोन्स की कमी हो जाए। तो इन सब कमियों से कौन सी बीमारी हो सकती है? हो सकता है डायबिटीज हो जाए, शुगर लेवल आपका जो है बढ़ जाए, शुगर लेवल घट जाए। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से जो है आपको स्कर्वी डिजीज होती है जिसमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं, है ना। ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। एलर्जी, एलर्जी के केस में अगर बात करें तो एलर्जी तो बहुत कॉमन सिम्टम है। आपको रैशेस पड़ जाएंगे, स्पॉट पड़ने लगेंगे, रेडनेस कलर के स्पॉट आपको देखने को मिलते हैं, आपके पूरे होल बॉडी पे शुरू हो जाएगा, है ना। और एलर्जी में आपको अस्थमा, सांस की बीमारी होती है जिसमें आपको अगर लाइटली अगर अनप्यूरिफाइड एयर रहता है तुरंत आपको सफोकेशन होने लगेगा। सो एलर्जी के केस की बात कर ले तो व्हेन अ बॉडी इज हाइपर सेंसिटिव टू फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? थ्रू एयर। फॉरेन एलिमेंट का मतलब विदेश वाली बात नहीं कह रहा है, फॉरेन का मतलब होता है बाहरी, ठीक है। हाँ, आप लोग बाहर विदेश मत पहुंच जाना भाई, फॉरेन मतलब विदेश से कौन सा एलिमेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैंसर। बेटे जिस हिसाब से लोग कैंसर नाम सुनते ही ना डर जाते हैं ना, कैंसर बहुत वैरायटी के होते हैं, ठीक है। और कैंसर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने की अगर बात हो कि कैंसर आखिर होता क्या है, तो एक लाइन में इसका देखो डेफिनेशन दिया है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अ सर्टेन टिश्यू और सेल। तो किसी भी बॉडी पार्ट्स के अंदर अगर कोई ऐसा टिश्यू या सेल क्या है, एक अनलिमिटेड या कह लो कि अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने लगे, वही कैंसर है। तो क्या सर ये इसका सही इलाज नहीं है? क्वेश्चन है आपकी तरफ से। तो आंसर है कि नहीं, इलाज है, लेकिन हर तरीके के कैंसर का इलाज हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि इसका जो माइक्रो पार्टिकल्स भी अगर उस सेल के साथ अटैच है या उस टिश्यू के साथ अटैच है, माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो भी छोड़ो, नैनो पार्टिकल्स भी अटैक है, मतलब अटैच है उससे, तो ये फिर से अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है, और जिसके कारण वो रिड्यूस नहीं हो पाता है। और जब नैनो पार्टिकल से ये मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस समय इनकी मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत तेज होती है। तो कभी कभी आपने सुना भी होगा कुछ लोगों को कि भाई कैंसर था, इनको सही हो गए, लेकिन कुछ ही दिन बाद जो है एक्सपायर कर गए, है ना। तो जो मल्टीप्लिकेशन रेट हुआ वो बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ और देखते देखते ही वो पूरी कहानी बदल जाती है। तो कैंसर बस यही है कि ये क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है टिश्यू का। मेंटल डिसऑर्डर, तो अभी हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन की बात कर रहे थे, एक लिमिट से ज़्यादा अगर हमने फोकस किया अगर मल्टीमीडिया पे, तो डिप्रेशन और एनेक्सिटी, है ना। एनेक्सिटी मीन्स डिप्रेशन में आप आ जाओगे बेटे अगर मेंटल डिसऑर्डर होगा, और इसी तरीके से एनेक्सिटी मतलब आपको टेंशन होने लगेगा, ठीक है। तो मेंटल डिसऑर्डर भी इसी तरीके से बोला ना कि ऑनलाइन क्लास चलते रहेंगे, और ऑनलाइन क्लास की ही बात नहीं है, अगर आप लोग ज़्यादा अटैच में रहोगे मल्टीमीडिया के तो इस तरीके की बीमारी होना आम बात हो जाएगी आने वाले समय में। नेक्स्ट है एडिक्शन। तो एडिक्शन को हिंदी में बोलते हैं लत लगना, ठीक है। और अल्कोहल एंड ड्रग्स, तो अल्कोहल, कैफीन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका एडिक्शन लोगों को होता है। बहुत सारे लोगों को चाय पीने का एडिक्शन होता है, बहुत सारे लोगों को एडिक्शन अल्कोहल का होता है, बहुत सारे लोगों को जो है टोबैको का एडिक्शन होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बीमारी है, इसको भी क्या करना है, कंट्रोल करना होगा पर्सन को। नेक्स्ट, डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव मतलब जो मॉल फंक्शनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑर्गन, मतलब जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनके अंदर कोई कमी आ जाना, ठीक है, इसको हम मॉल फंक्शनिंग बोलते हैं। और इसके बारे में तुम लोग डिस्कशन किए भी थे पिछली स्लाइड में। इसमें मेनली जैसे हार्ट डिसऑर्डर हो गया, लंग्स डिसऑर्डर हो गया, लीवर डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो
मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटे नेक्स्ट स्लाइड में। आज का सेशन कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, ठीक है। और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए बच्चे।